गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रत्यक्ष एकेडमी के चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि एक आप लॉकडाउन में हो और आपकी हेल्प के लिए और आप घर में ही रहें, अच्छे से रहें और पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमें इसका लाभ देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे लाभ देना है। दोस्तों को शेयर करना है ये चैनल और ख़ुद भी लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अक्षांश व देशांतर। हमने पृथ्वी के बारे में सबसे पहले हमें ब्रह्मांड वगैरह के बारे में पढ़ा, 2 पार्ट उसके आए हैं। उसके बाद हमने पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त की, किस तरीके से पृथ्वी बिहेव कर रही है, किस तरीके से कक्षा में चक्कर लगा रही, खुद के धुरी पे घूम रही है। तो अलग अलग चीज़ों का उनका प्रभाव क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब आ जाते हैं हम पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर के बारे में कि अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं, क्या ये रियल में होते हैं, क्या वास्तव में इनका क्या उपयोग वगैरह है। तो अक्षांश व देशांतर है क्या? तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक है दोस्तों, कोई एक विशेष आप वास्तविक लाइनें नहीं है कि यहाँ पर अपने घर के ऊपर से इतने डिग्री होकर अक्षांश या इतने डिग्री होकर देशांतर जरा नहीं, केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है? तो पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी वस्तु का विशेष स्थान ज्ञात करने के लिए उपयोग में ली जाती है, उनको कहते हैं अक्षांश व देशांतर। फिर से परिभाषाएं सुनिएगा दोस्तों। पृथ्वी के किसी भी भाग पर किसी भी वस्तु का विशेष स्थान जानने के लिए उपयोग में किया जाता है किसका? अक्षांश व देशांतर का, सम्मिलित रूप से। केवल अक्षांश से किसी वस्तु की सही स्थिति जान नहीं सकते, केवल देशांतर से वस्तु की स्थिति नहीं जान सकते। दोनों का सम्मिलित रूप में उपयोग करोगे तभी क्या होगा? वस्तु की विशेष स्थिति, उसकी दिशा वगैरह उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, उसका आकार के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। इतनी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। आपके जो जीपीएस है ना, अमेरिका का है, हमारे भारत का भी आने वाला है। एक खुशखबरी है आपके लिए कि भारत अपना खुद का जीपीएस बना रहा है, ओवन जीपीएस बना रहा है, अर्थात उसका नाम है नाविक। क्या है नाम है? नाविक। तो भारत का खुद का जीपीएस होगा, लेकिन जीपीएस वर्ल्ड वाइड है, अर्थात पूरे पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी को कवर करता है। लेकिन हमारा जो नाविक होगा, अर्थात हमारा जो जीपीएस होगा जिसका नाम क्या है? नाविक है, वो पूरे पृथ्वी को कवर नहीं करेगा। वो हमारे जो भारत है, पूरा भारत है और उसके आसपास में जो 1500 किलोमीटर का क्षेत्र है, अर्थात उसमें भारत के पड़ोसी देश भी आ जाते हैं, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह, मालदीव वगैरह, आसपास के पूर्वी देश भी आ जाते हैं। तो इन सबको कवर कर लेगा, तो हमारे लिए तो पर्याप्त हो चुका है। तो आज से थोड़े दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद आपके मोबाइल में एक ऐप होगा, उसका नाम होगा नाविक। जैसे जीपीएस गूगल मैप होता है, उसी तरीके से आपके मोबाइल में होगा नाविक। और यह मैं आपको बता दूं कि जो नाविक है वो जीपीएस से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। तो बहुत जल्दी आप अपने मोबाइल में चाइनीज़ कंपनी, शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ओप्पो या वीवो में से किसी एक ने या शोमी या इसमें से एमआई में से किसी एक कंपनी ने अपने नया जो फ़ोन लॉन्च किया उसमें नाविक ऐप की सुविधा उपलब्ध करवाई है। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी ऐप चलता है उसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। विशेष जैसे हमेशा से जो मोबाइल आ रहे हैं अभी हमारे पास, तो गूगल मैप अपने आप ही आ रहा है उसमें, तो वो सॉफ्टवेयर की सुविधा अपने आप ही उपलब्ध है। लेकिन अगर नाविक चलाना है हमें तो विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो वो मोबाइल जब असेंबल होता है, सॉफ्टवेयर असेंबल होते हैं, उसी वक्त उसमें वैसा सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, तभी काम करता है वो। आप ऐसे एक ऐप ला के नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अक्षांश व देशांतर पे। तो अक्षांश व देशांतर क्या है? तो मैंने आपको परिभाषाएं बता दी। अब पढ़ते हैं अक्षांश, एक एक चीज को देखते हैं कि अक्षांश क्या है। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जो पृथ्वी है इस पे जो ये आड़ी रेखाएं हैं, पृथ्वी पे बहुत सरल परिभाषा बता रहा हूँ मैं, कोई वो इसकी कोई ऑफिशियल परिभाषा बहुत ज़्यादा कठिन पड़ती है, अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि अक्षांश है क्या। तो पृथ्वी पे जो ये आड़ी रेखाएं हैं दोस्तों, इन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं।
क्या कहते हैं? अक्षांश अर्थात लेटीट्यूड। लेटी हुई रेखाओं को, सबसे अच्छी परिभाषा आप दिमाग में रख सकते हैं, लेटी हुई रेखाओं को लेटीट्यूड कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं पृथ्वी पर, इनको कहते हैं अक्षांश। और आपको पता है कि पृथ्वी के जो बीचों बीच से जो रेखा जाती है, अक्षांश रेखा जाती है, उसको हम 0 डिग्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों? 0 डिग्री। और इसी 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा बोल देते हैं, इसी 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। तो अक्षांश रेखा को ही हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, लेकिन कब? जब वो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है, तो ये एक अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। लेकिन पृथ्वी के 2 भागों में बांट रही है बराबर, इसलिए इसको भूमध्य रेखा और क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। ठीक है। और इससे 23.5 डिग्री ऊपर, इससे 23.5 डिग्री ऊपर अगर बात करें तो क्या कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है। और इससे 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे की बात करें तो कौन सी रेखा जाती है? मकर रेखा। तो इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसी के 0 डिग्री के जो ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर में है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इसी 0 डिग्री के जो नीचे वाला पृथ्वी का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी को, इस गोले को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। साथ साथ में हम देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें केवल जो कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन तीनों के मध्य, या मैं कहूँ कि कर्क और मकर के मध्य पड़ती सीधी सीधी, बाकी और कभी सुना है कि इस ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी रेखाएं पड़ी? अगर ध्रुव पर सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती, लंबवत पड़ती है, तो कभी वहाँ पर 6 महीने दिन, 6 महीने रात नहीं रहते, कभी वहाँ बर्फ और जमीन नहीं रहती। तो आपको पता होगा कि जो जो देश इस रेखा में आते हैं, सूर्य की सीधी किरणें ज़्यादातर यहीं पर रहती है, इसीलिए यहाँ पर देखे होंगे आपके रेगिस्तान की सबसे ज़्यादा रेगिस्तान इसी भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहती है। इन्हीं आड़ी रेखाओं को एक कर्क रेखा बोल दिया, एक भूमध्य बोल दिया, एक मकर रेखा बोल दिया। लेकिन आप देखते हो, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींचूं, ऐसे एक यहां से एक सीधी लाइन खींचूं, तो एक सरल रेखा है। ये क्या है? एक सरल रेखा। और आपको पता है कि एक सरल रेखा कितने डिग्री की होती है? कितने डिग्री की होती है दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक अगर कोण बनाएं तो कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री की होगी। समझ में आ गया आपको? एक सरल रेखा कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री की होगी। अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूं तो आपको पता चल गया, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, अर्थात एक सरल रेखा कितना कोण बनाती है? 180 डिग्री बनाती है। तो मान लो कि ये एक सरल रेखा है, इसके बीचों बीच वाली रेखा को मैंने बोल दिया 0 डिग्री, फिर इससे 1 डिग्री ऊपर वाली ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरीके से मैं अक्षांश रेखाएं खींच सकता हूं। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक ग्लोब पर या एक पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है या दर्शाई जा सकती है? तो कितनी रेखाएं दर्शाई जा सकती है दोस्तों? तो 1-1 डिग्री के अंतर पे खींचेंगे तो यहाँ पर ये एक ऐसी रेखा आएगी, तो यहाँ पे भी कितनी, यहाँ पर लास्ट तक आऊँगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला। ठीक है। और अगर यहाँ पर वाला देखूँ तो इस कोण पे देखूँ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हर डिग्री के एंगल पे, हर 1 डिग्री के अंतर पे अगर हम एक रेखा खींच रहे हैं तो इधर जो रेखाएं खींचेंगे कितनी रेखाएं हो जाएगी? 90 अक्षांश। रेखाओं की बात नहीं करता हूँ, है ना, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। कितने अक्षांश खींच सकता हूं? 90 अक्षांश खींच सकता हूं। 1-1 डिग्री के अंतर पे खींचना अपने को। ठीक है, तो 1-1 डिग्री पे खींचना है, तो यहां पर जो अक्षांश आएगा वो कितना? 90 डिग्री वा अक्षांश आएगा। तो 90 अक्षांश इधर खींच सकता हूं, 90 अक्षांश इधर खींच सकता हूं। तो एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर या एक ग्लोब पर कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं? तो देखो, ये 0 डिग्री हो गया, इधर कितने? 90 डिग्री अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांश। अगर उत्तर दिशा में है तो क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, है ना। और 0 डिग्री बीच में है, प्लस 0 डिग्री। और फिर दक्षिण दिशा में क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश होगा। तो 90 डिग्री या 90 दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ गया? तो एक और चीज आपको समझ में आ जाएगी कि अक्षांश केवल 2 तरह के होते हैं, उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश किधर होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी अक्षांश, जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगे? केवल दक्षिणी अक्षांश होंगे। तो अक्षांश पढ़ के एक चीज समझ में आ जाएगी, कभी भी पश्चिमी अक्षांश नहीं होता।
कभी भी पूर्वी अक्षांश नहीं होता है। और आपके एग्जाम में यही आता है, भारत का इतने डिग्री से इतने डिग्री तक अक्षांश तक विस्तार है, भारत का इतने डिग्री से इतना देशांतर विस्तार है। लेकिन साथ साथ में आप देखते हो कि साथ साथ में पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण भी लगा हुआ रहता है। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि पश्चिम से पूर्वी तक अक्षांश इतना विस्तार है। अगर वो ऐसा बोलता है तो वो कथन क्या होगा, गलत होगा। जब भी 4 ऑप्शन में अगर वो किसी का भी विस्तार पूछ रहा है, राजस्थान का विस्तार पूछ रहा है या भारत का विस्तार पूछ रहा है, और अगर उसमें वो दे देता है कि ये पश्चिमी अक्षांश से इतना पश्चिमी अक्षांश विस्तार है, तो डायरेक्ट देखते ही गलत कर देना कि अक्षांश कभी उत्तर पश्चिम में होते ही नहीं। तो आपको केवल है ना, कभी कुछ याद नहीं है ना, पर थोड़ी सी समझ के कारण आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि जिन जिन ऑप्शन में उत्तर और पश्चिमी अक्षांश अगर दे रखा है उसने, तो आप तो डायरेक्ट गलत कर सकते हो कि उत्तरी और पश्चिमी अक्षांश तो होते ही नहीं है, भले वो डिग्री सही हो, सही विस्तार दिया हो, बराबर डिग्री का विस्तार दिया हो, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होते हैं केवल। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। उसी प्रकार हम देशांतर पढ़ेंगे तो देशांतर सीधी रेखाओं को कहते हैं, तो कभी भी वो उत्तर दक्षिण अक्षांश देशांतर नहीं होंगे। ठीक है, इस बात से समझ जाना आप। तो वापस आ जाते हैं कि 90 अक्षांश इधर खींच सकता हूं उत्तरी गोलार्ध में, और इस 0 डिग्री के 90 अक्षांश इधर खींच सकता हूं। तो कुल अक्षांश कितने हैं, 90 इधर उत्तरी गोलार्ध में, 90 कितने दक्षिणी गोलार्ध में, और एक अक्षांश क्या है बीच में। तो टोटल जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 181 हो रहे, आपके सामने ही हो रहे। इस 0 डिग्री के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश रेखाएं खींच दी मैंने, अक्षांश दर्शा दिए 90, और इधर कितने दर्शा दिए 90, और बीच में 0 डिग्री। तो कुल एक ग्लोब पर या पृथ्वी पर कितने अक्षांश दर्शाए जा सकते हैं। मेरा वर्ड टू वर्ड आप कनेक्ट बिल्कुल वो करना, लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखना। पृथ्वी पर या ग्लोब पर कितने अक्षांश दर्शाए जा सकते हैं, कितने दर्शाए जा सकते हैं, 181 दर्शाए जा सकते हैं। दर्शा रहे हैं, 181 दर्शा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि एक ग्लोब पर कितने अक्षांश रेखाएं दर्शाई जा सकती है, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर आपके, दोनों को इस प्रकार आंसर देना है आपको। अगर एक चीज वो पूछ ले कि पृथ्वी पर, या पृथ्वी की जगह क्या दे सकता है, ग्लोब दे सकता है, पृथ्वी पर कितने मानक अक्षांश दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देगा वो पृथ्वी पर कितने मानक अक्षांश रेखाएं दर्शा जा सकते हैं। बहुत ही सिमिलर लग रहे होंगे दोनों क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाता है कि पृथ्वी पर कितने मानक अक्षांश दर्शाए जा सकते हैं, तो ये दर्शा रहे हैं अपन यहाँ पर, 90 इधर 90 इधर, एक बीच में 0 डिग्री, तो ये तो दर्शा पा रहे हैं अपन। ठीक है, तो 90 डिग्री 90 अक्षांश उत्तर में और 90 दक्षिण में और 0 बीच में, तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, 90 90 180 और बीच में 0 डिग्री, अर्थात टोटल अक्षांश पृथ्वी पर कितने दर्शा सकते हैं, 181 दर्शा सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है, पृथ्वी पर कितने मानक अक्षांश रेखाएं दर्शाई जा सकती है, ये शब्द आ गया। अगर ये शब्द आ जाए क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर कितने मानक अक्षांश रेखाएं दर्शा जा सकती है, तो आप कहोगे कि सर 1 डिग्री पे, फिर दूसरे डिग्री पे एक लाइन खींच दी, तीसरे डिग्री पे एक लाइन खींच दी, चौथे डिग्री पे, 5वें डिग्री पे, ऐसे करते जाओगे तो जो 90 डिग्री वाली जो अक्षांश खींचोगे तो वहाँ पर जगह ही नहीं बचेगी। केवल एक बिंदु के रूप में आपको 90 डिग्री वा अक्षांश, भले वो उत्तर हो या दक्षिण हो, तो यहाँ पे भी
एक बिंदु के रूप में 90 डिग्री हुआ जो अक्षांश रहेगा उत्तर में व दक्षिण में केवल क्या दर्शाना पड़ेगा, केवल एक बिंदु के रूप में दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्थान नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो अक्षांश है इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि वहाँ पर केवल एक बिंदु के रूप में। तो 90 डिग्री व उत्तरी अक्षांश एक बिंदु के रूप में दर्शाना पड़ेगा, 90 डिग्री व दक्षिणी अक्षांश एक बिंदु के रूप में दर्शाना पड़ेगा। तो क्या ये रेखाएं हैं, ये भी बिंदु और ये भी बिंदु। तो उत्तरी ध्रुव का जो अंतिम अक्षांश होता है, दक्षिणी ध्रुव का जो अंतिम अक्षांश होता है, केवल बिंदु के रूप में दर्शाए जा सकते हैं। तो क्या वो रेखाएं हैं, क्या नहीं है? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर कितने मानक अक्षांश रेखाएं दर्शाई जा सकती है, तो ये दोनों रेखाएं हैं क्या, नहीं है। तो ये भी बिंदु और ये भी बिंदु। तो बचे किधर, इधर कितने बचे 89, इधर कितने बचे 89 और बीच में कितना 0 डिग्री। तो मतलब 181 में से एक और एक कितने हो गए, 2 कम हो गए। तो यहाँ तो आंसर आएगा 181 अक्षांश दर्शाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा पृथ्वी पर कितने, कुल भी पूछ ले कैसे भी पूछ ले, कुल मानक अक्षांश रेखाएं दर्शाई जा सकती। जब जब रेखाएं आ जाए तो आप क्या कहोगे 179। सही बोला ना मैंने? हाँ, 179 अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाई जा सकती है, क्योंकि ये दो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में रेखाएं नहीं है, केवल बिंदु के रूप में। अब आ जाते हैं, ये तो एक फैक्ट वाली बात हो गई, ठीक है। और अब आ जाते हैं कि अक्षांश की विशेषताएं क्या हैं। अक्षांश की विशेषताएं भी पूछते हैं। तो आप देखते हो मैंने तो ये 2D चित्र बनाया है। क्या बनाया है? 2D चित्र। अगर एक गोला लें और आप इस पे अक्षांश रेखाएं बनाएं तो क्या बनेगा, पूरा एक गोला बनेगा ना, है ना। यहां से शुरू हो गए तो यहां पर एक गोला। ये विषुवत रेखा क्या एक सीधी सीधी रेखा है? नहीं है, एक गोला है। पृथ्वी गोल है ना। तो ये क्या होगा, एक क्या होगा, ये गोला होगा। क्या होगा, पृथ्वी के चारों ओर एक गोला होगा। तो वास्तव में ये अक्षांश रेखा सीधी नहीं होकर क्या है, गोलाकार है। पूरी पृथ्वी पर एक बॉल ले लीजिए, सामान्य प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, अक्षांश बीचों बीच एक अक्षांश खींचोगे तो उसके चारों तरफ आएगा। विषुवत रेखा पे जो चारों तरफ आएगा अक्षांश, वो 0 डिग्री अक्षांश आएगा। तो अक्षांश एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करता है। एक अक्षांश रेखा क्या करती है, एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। तो ध्यान में रखना, एक अक्षांश क्या करता है, एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, अब देखना आप, हमने एक अक्षांश खींचा, एक अक्षांश रेखा खींची और दूसरी अक्षांश रेखा खींची, तो उसके बीच में अंतर कितने का है, 1 डिग्री का है ना। ये वाली जो तीसरी खींची, इसके बीच में क्या है, 1 डिग्री का अंतर है। चौथी खींची, इसमें भी क्या है, 1 डिग्री का अंतर है। अर्थात प्रत्येक अक्षांश के मध्य 1-1 डिग्री का अंतर है, अर्थात फिक्स दूरी है, बिल्कुल फिक्स दूरी है। कभी भी एक अक्षांश रेखा दूसरी अक्षांश रेखा को नहीं काटेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, अर्थात ऐसे होती है, समांतर होती है, बिल्कुल एक समान दूरी में गोले बना रही, एक समान दूरी में क्या बना रही, गोले, प्रत्येक अक्षांश रेखा। तो ये क्या कहते हैं, इनको, इन अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं भी कह देते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि समांतर रेखाएं कहते हैं अक्षांश को, देशांतर को, दोनों को, या दोनों को नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, अक्षांश रेखा को समांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दो अक्षांश के बीच में हमेशा दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। कोई सा भी अक्षांश, कहीं पे भी कोई सा भी अक्षांश ले लो, 90 डिग्री के वाला भी ले लो, 89 व 90, इन दोनों के बीच में भी अंतर होगा, हमेशा क्या रहेगा, 1 डिग्री ही रहेगा, मतलब बराबर दूरी रहेगी, ठीक है। मध्य की दूरी 1 डिग्री में, अगर हम पृथ्वी की ये इस तरीके से पूरी दूरी मापें तो 1 डिग्री के मध्य लगभग 111 किलोमीटर आता है। क्या आता है, 1 डिग्री के बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर हो जाता है। अर्थात दो अक्षांशों के बीच की सामान्य मतलब लगभग दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और ये सब जगह बराबर होती है। 89 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य कितनी, अगर डिग्री में ना दे आंसर ने, अगर वो पूछ ले कि इनके बीच में दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर, भले इनके बीच में भी 111 किलोमीटर, इनके बीच में भी 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा और 1 डिग्री वाली लाइन पे भी क्या होगा, पर बिल्कुल सबसे समीप वाली लाइन है ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो प्रत्येक दो अक्षांशों के मध्य क्या होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। विषुवत से दूरी, देखो अब एक और चीज है, आपने पृथ्वी का जो परिधि होगी, सबसे ज्यादा परिधि कहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा पे होगी। मैंने बताया था पृथ्वी घूमती है तो उसकी विषुवत रेखा पे उसका आकार क्या हो जाए, प्रसार हो गया है, जबकि ध्रुवों पे क्या हो गई, चपटी हो गई। देखो अब देखो,
अब यहाँ पर एक गोला बनेगा, उसकी इस गोले की लंबाई क्या होगी, उसकी परिधि क्या होगी, ज़्यादा होगी बजाय कि इसके, क्योंकि पृथ्वी की जो आकार है यूं घट रहा है, देखो यहाँ से पास में आती जा रही, पास में आती जा रही, तो ये वाला जो गोला होगा वो सबसे बड़ा गोला होगा। अगर जो विषुवत रेखा से इधर बढ़ रहे हैं तो 1 डिग्री वाला क्या इस 0 डिग्री से कम बड़ा गोला होगा। अर्थात इन अक्षांशों की दूरी, अक्षांशों की जो लंबाई है, दूरी नहीं, अक्षांशों की जो लंबाई है वो अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हो तो क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी, क्योंकि गोले की आकार घट रहा है, मतलब अक्षांश की जो लंबाई है वो घट रही है। ये अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश होगा, ये गोला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर इससे छोटा, 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 फिर इससे 89 वाला तो थोड़ा सा छोटा सा होगा, और 90 वाला तो केवल एक बिंदु में रह जाता है गोला। ठीक है, तो वास्तव में क्या है, यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि जो अक्षांश होती है, सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा लंबाई वाला अक्षांश कौन सा है, भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। उससे छोटा 1 डिग्री वाला, उससे छोटा 2 डिग्री, उससे छोटा 3 डिग्री, उससे छोटा 4 डिग्री। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जो विषुवत रेखा से अक्षांशों की दूरी बढ़ेगी त्यों त्यों क्या होगा, अक्षांशों की लंबाई में क्या आएगी, कमी आएगी। मध्य दूरी में कमी नहीं आएगी, ये ध्यान में रखना। मध्य दूरी तो हमेशा बराबर रहेगी। अक्षांशों की लंबाई की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सनल बात कर रहे हैं उसके, कि उसकी लंबाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, लेकिन इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो बराबर रहेगी। अब देखते हैं 5वीं चीज और क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर तापमान, सूर्य की किरणें क्या पड़ती, अधिकतर मैंने पढ़ाया था आपको कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होती है, विषु होते हैं, विषु की घटना होती है, अर्थात बसंत विषु और शरद विषु। आपने देखा होगा, अयनांत पढ़ाए थे मैंने आपको कि 21 जून को और 22 दिसंबर को कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या होती है, सूर्य की किरणें या सौर विकिरण क्या होती है, सीधी पड़ती है, अर्थात लंबवत होता है। तो उस दिन भी क्या होता है, ज़्यादा मतलब सीधी लंबे होते हैं। तो कभी मैंने ये बताया कि ध्रुवों पर सीधी रेखाएं पड़ती है सूर्य की, नहीं बताया। हमेशा या तो सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ेगी कर्क रेखा पर, या यहाँ पर पड़ेगी मकर रेखा पर, या फिर क्या पड़ेगी यहाँ पर, अर्थात हमेशा सूर्य की सीधी सीधी किरणें इनके बीच में रहेगी। 0 डिग्री के 23.5 इधर, 0 डिग्री के 23.5 डिग्री, अर्थात ये जो 67 डिग्री का जो अंतर है पृथ्वी का, 67 डिग्री वाला जो इलाका है भूमध्य विषुवत रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल में कहीं ना कहीं सीधी पड़ती है। कभी भी सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में इस कर्क रेखा के ऊपर और इस मकर रेखा के ऊपर लंबवत, इससे अब बाद में लंबवत नहीं पड़ती है। इसीलिए इधर क्या होती है, जो जो अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे बर्फ जमे, तापमान में कमी आती है। तो यही कहा जाता है कि जो जो विषुवत वाला जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है या भूमध्य अक्षांश होता है, उससे जो जो दूरी बढ़ेगी त्यों त्यों क्या होगा, सौर तापमान में, सौर विकिरण में, सौर ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए आप देखोगे वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका के अधिकतर देश जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, या भारत के, या फिर किसी भी पूरी पृथ्वी पे जितने भी रेगिस्तान हैं, इसी भूमध्य रेखीय या फिर विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है ना। जो शुष्क और जो ये गर्म मरुस्थल है वो सारे यहीं पे स्थित है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि तापमान की जो सर्वाधिक तापमान रहता है यहीं पे रहता है। लेकिन आप देखिए ऊपर जाओ, भारत से थोड़ा कर्क रेखा बीच में से जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाओ, चीन में ज़्यादा ठंड मिलेगी। चीन से थोड़ा और ऊपर जाओ, रशिया वगैरह, वहाँ पर और ज़्यादा ठंड मिलेगी। फिर ध्रुवों की तरफ जा लो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक माइनस में पारा चलता है ना। ठीक है, तो वास्तव में अपन ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं विषुवत रेखा से, तो क्या हो रहा है, सौर ताप में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये विशेषताएं चौथी। तो आपको विशेषताएं भी ध्यान में रखनी है, साथ साथ में अक्षांश का क्या प्रभाव है उसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ेंगे देशांतर। अब पढ़ते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको सबको पता होगा कि तरबूज तो आ ही रहे हैं। तो वो जो मतीरा बोलते हैं उसको, है ना, अधिकतर हमारे राजस्थान में मतीरा बोलते हैं।
तो आपने देखा होगा जो तरबूज होता है उस पर सीधी सीधी लाइनें होती है, तो बिल्कुल तरबूज के समान तरबूज पे जो लाइनें दिख रही ना आपको सीधी सीधी, बस उसकी तुलना किससे कर सकते हो, देशांतर रेखाओं से कर सकते हो, अर्थात लॉन्गिट्यूड रेखाओं से कर सकते हो। तो इसी प्रकार की पृथ्वी पे भी काल्पनिक रेखाएं, क्या काल्पनिक रेखाएं। तो ये पृथ्वी हो गई हमारा, थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं बनी, यह पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी पर इस बिंदु से एक बिंदु ले लिया उत्तर में, एक बिंदु ले लिया दक्षिण में, ठीक है। ध्यान में रखना कि किसे खींच रहे अपन, तो ये एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से एक सीधी रेखा है अपनों ने इस तरीके खींच दी, पर ये सीधी सीधी आपको यहाँ पर दिख रही है, पर ग्लोब पे आपको कैसे दिखेगी, आपको इस तरीके से अर्धवृत्त का निर्माण कर रहे हैं ऐसे दिखेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या है, अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। तो एक बिंदु पे आके मिलती है, एक बिंदु से उत्तरी बिंदु से स्टार्ट होती है और दक्षिणी बिंदु पे आकर ये मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना आपको। ये इस प्रकार से रेखाएं हैं, लेकिन क्या संख्या है इनकी, तो संख्याओं का रट्टा नहीं मारना अपने को देखना एक आप कोई भी दो प्रकार का या दो प्रकार ले लीजिए या फिर एक बॉल ले लीजिए। तो आपने देखा होगा बॉल एक वृत्त का निर्माण है, बॉल क्या एक वृत्त है ना, उसको आधा भाग काट दो तो वो क्या दिखेगा, एक गोला दिखेगा, वृत्त दिखेगा। और वृत्त की जो परिधि होती है वो कितने डिग्री की होती है दोस्तों, 360 डिग्री की होती है। कितने की होती है, 360 डिग्री की होती है। तो एक वृत्त मान लिया कि ये एक गोला है, तो इस पे कितने जो रेखाएं खींच सकते हैं बराबर अंतर पे, तो कितने एक एक डिग्री के अंतर पे खींचे तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 360 खींच सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक बीच में रेखा ले लिया अपनों ने, मध्याह्न रेखा, जिसे मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो ये ले लिया अपनों ने 0 डिग्री ले ली, क्या ले ली दोस्तों, 0 डिग्री ले ली। इस 0 डिग्री के इधर की जो रेखाएं हैं, इधर के जो देशांतर है वो क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। और इस 0 डिग्री के इधर जो पूर्व में जो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएगी। समझ गए आप। तो देशांतर कभी भी उत्तर दक्षिण होंगे क्या, नहीं होंगे, केवल क्या होंगे, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। तो देशांतर दो प्रकार के होते हैं। कभी भी आप 4 ऑप्शन में आप कभी भी देख लो, उत्तर और दक्षिणी देशांतर देख लो, उस ऑप्शन को डायरेक्ट कट कर लेना कि ये तो हमको मूर्ख बना रहा है ना, ठीक है। तो वो मूर्ख नहीं बना सकता आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, तार्किक नॉलेज है, अच्छी तरीके से आपने रट्टा नहीं मारा है, तो आपको क्या रहेगा, देशांतर तो 2 प्रकार के होते हैं केवल, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो अब कैसे, कितनी इनकी संख्या क्या है, कैसे क्या, यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से नहीं बना, लेकिन एक देशांतर ये एक बिंदु से, उत्तरी बिंदु से शुरू होता है, दक्षिणी बिंदु पे आके मिल जाता है। दक्षिणी बिंदु से शुरू होता है, यहाँ पर आके मिल जाता है। क्या ये एक गोले का निर्माण कर रहे हैं, एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, नहीं। एक यहाँ से आया और यहाँ तक आया, एक यहाँ पर आप देखोगे एक गोले का कुछ भी भाग देखोगे तो ये आधा गोला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये आधा गोला बना रहे हैं। ये भी तो एक अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं मान सकते हैं। तो ये क्या बना रहे, आधा गोला बना रहे हैं, और ये इधर वाली क्या बना रही, आधा गोला। पर ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक ही रेखा, एक रेखा नहीं है, ये देशांतर अलग होगा और ये देशांतर अलग होगा। तो फिक्स एक एक डिग्री पे हम पूरे गोले पे क्या खींच सकते हैं, देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। और डिग्री कितना है अपनों को, 360 डिग्री है। तो अगर 0 डिग्री बीच वाली रेखा मान लूँ, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लो इसको, तो यहाँ जो खींचूँगा 1 डिग्री के अंतर पे खींचूँगा। क्या खींचूँगा, 1 डिग्री के अंतर पे। अगर यहाँ से तुलना करूँ, यहाँ तो क्या डिग्री दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। यहाँ तो बिंदु सब सारे रेखाएं आपस में, देशांतर रेखाएं आपस में मिल गई, तो क्या आप यहाँ से खींच सकते हो, नहीं। तो वास्तव में 1 डिग्री का अंतर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर। एक विशेषता रहती है देशांतर रेखाओं की कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर जो रेखाओं का अंतर होगा वो 1-1 डिग्री होगा,
और पूरे गोले का जो गोला रहता है उसकी जो परिधि रहती है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अर्थात एक 0 डिग्री मध्याह्न रेखा ले लिया अपनों ने और इधर एक रेखा, 2 रेखा, 3, तो 180 इधर खींचेंगे और 180 देशांतर रेखाएं इधर खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार खींचेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे, 360 डिग्री है तो 180 डिग्री मतलब 180 लाइनें, 180 देशांतर किधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं। ठीक है, तो 180 इधर पश्चिमी देशांतर खींच दिया, लाइनें खींच दी। ठीक है, 180 किधर खींच दी, पूर्वी देशांतर, अर्थात पूर्वी देशांतर की संख्या कितनी होगी, 180, ये लाइनें खींच दी। बीच में कितनी है, 0 डिग्री, जोड़ लो आपस में, तो कितनी हो गई, 361, कितनी हो गई, 361। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर कुल कितने मानक देशांतर दर्शाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 361। 361 मानक देशांतर दर्शाए जा सकते हैं, ये मैंने सामने दर्शा रखे हैं आपके। ठीक है, लेकिन वो पूछ ले कि पृथ्वी पर कितने कुल मानक देशांतर रेखाएं दर्शाए जा सकते हैं, तो कितनी दर्शाए जा सकते हैं, कोई आंसर नहीं है अभी। तो कैसे आंसर कर सकते हो आप, रेखाएं कैसे, तो आप यहां पर ध्यान में देखना कि पृथ्वी पर जो रेखाएं खींच रहे हैं तो 180 डिग्री वाली जो देशांतर होगा ना वो एक ही, क्या है वो, एक ही है। पूर्व की तरफ से भी पश्चिम की तरफ से भी जाएंगे तो जो 180 डिग्री वाली जो लाइन है वो की वही लाइन अपन पूर्व की तरफ से जो जाते हैं वो की वही देशांतर 180 वाला है। तो 180 डिग्री जो रेखा है वो दो न होकर कितनी है, केवल एक ही है। इधर से भी जो मान लिया कि आपको दे दे कि वो 180 डिग्री ये पूर्वी देशांतर होगी या पश्चिमी देशांतर होगी, तो आप कहोगे कि ये पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों होगी, क्योंकि पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री और पूर्वी देशांतर 180 डिग्री कोई दो लाइनें नहीं है, क्या है, केवल एक लाइन है। आप ग्लोब में जाके देख लेना, आप किसी भी मैप में देख लेना, जो 180 डिग्री वाली लाइन है ना, जो पूरा मैप आता है ना पृथ्वी का एटलस में, उसमें मैप में जाके देखना आप कि पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री वाली लाइन और पूर्वी देशांतर 180 डिग्री दो नहीं है, केवल क्या है, एक ही है। इसीलिए 180 डिग्री वाली एक ही लाइन है, दो नहीं है। तो अब एक देशांतर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितने देशांतर दर्शा जा सकते हैं, केवल एक देशांतर, एक घटा दिया तो 360 देशांतर रेखाएं दर्शा सकते हैं। तो जब रेखाओं से क्वेश्चन आ जाए कि कितने मानक देशांतर एक ग्लोब पर या पृथ्वी पर दर्शा सकते हैं, तो कितने, 360 दर्शा सकते हैं। तो वहां पे भी ध्यान में रखना और यहाँ पे भी ध्यान में रखना। अब कुछ विशेषताएं, क्या क्या उपयोग है इनका या क्या क्या प्रभाव डालती है। तो आप देखोगे कि विषुवत रेखा पर तो जो देशांतर के जो मध्य की दूरी होती है वो तो बराबर होती है, वो जो एक देशांतर और देशांतर के बीच में क्या होती है, बराबर दूरी होती है। लेकिन आप देखोगे कि ये देशांतर यूं ऐसे जाके इस देशांतर से आपस में क्या एक जीरो जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर एक बिंदु पे क्या जाके मिल जाता है। तो क्या यहाँ पर जो दूरी है वो यहाँ पर दूरी रहेगी क्या, बराबर नहीं रहेगी, यहाँ पर रहेगी क्या, नहीं रहेगी, और यहाँ पर तो 0 किलोमीटर हो जाएगी, अर्थात आपस में मिल जाएगी। तो आप देखोगे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इन लाइनों में इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। क्या होती जाएगी, घटती। सर्वाधिक दूरी दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी, तो विषुवत रेखा पर होगी। तो आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो कि सर्वाधिक दूरी देशांतर रेखाओं के मध्य कहां पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। और दूसरा विशेषता क्या लिख सकते हो कि ध्रुवों की तरफ जाने पर दो देशांतरों के मध्य दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ध्रुवों पर जाके जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये दूसरी विशेषता लिख सकते हो। आप बोलोगे सर वहां पे भी तो दूरी बराबर, वहां पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। लेकिन यहाँ क्या दो देशांतरों के मध्य की दूरी बराबर रह रही, नहीं रह रही। यहाँ पर जो जो ध्रुवों की जा रही, दो देशांतर के आपस की दूरी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। ठीक है, ये है। और देशांतर का क्या उपयोग है, और देशांतर की विशेषता, एक और विशेषता बता देता हूं कि ये आधे गोले का निर्माण कर रही है। एक देशांतर रेखा क्या कर रही है, आधे गोले का निर्माण कर रही है, ये भी आधे गोले का। तो पूरी पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं, हर देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है। अगर विशेषता लिखें तो
पहली विशेषता अगर ये लिख सकते हैं अपन कि ये तो अर्धवृत्त का निर्माण करती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है ये, जबकि अक्षांश रेखा में आपने देखा कि एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। वहां पर देखा प्रत्येक अक्षांश के बीच में लगभग क्या होती है, हमेशा समान दूरी होती है। लेकिन क्या यहाँ समान दूरी है? केवल विषुवत रेखा पे समान दूरी है दो देशांतरों के बीच में, और यहाँ पर घटती जा रही है। ठीक है, समझ गए आप। वहां पर था कि जो अक्षांश बढ़ते जाएंगे गोले का जो आकार लंबाई है वो कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि प्रत्येक जो देशांतर की जो लंबाई है वो बराबर रहती है, क्योंकि ये भी आधा गोला, ये भी आधा गोला, ये भी आधा गोला, तो इनमें जो इनकी लंबाई है वो हमेशा प्रत्येक अक्षांश की जो लंबाई होती है वो बराबर रहती है। जबकि अक्षांश में प्रत्येक अक्षांश की लंबाई बराबर नहीं रहती, जो विषुवत रेखा से दूर जाएंगे कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मध्य की दूरी की बात आए तो मध्य की दूरी की बात आ जाए तो अक्षांश में बराबर रहती है और यहाँ पर घटती जाती है विषुवत रेखा की तरफ। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन इनका उपयोग क्या है? लास्ट बात आती है कि इनका उपयोग क्या है। तो इस देशांतर का उपयोग समय गणना के लिए किया जाता है। उस मैपिंग के लिए तो किया ही जाता है, वस्तु का स्थान, किसी भी वस्तु का विशेष स्थान के बारे में तो पता लगा ही जाता है अक्षांश व देशांतर का सम्मिलित उपयोग करके। लेकिन केवल देशांतर का क्या उपयोग है? तो केवल देशांतर का ये उपयोग है कि समय गणना के, स्थानीय समय गणना के लिए इस देशांतर का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से क्या होती है? गुजरती है। अतः वहाँ पर इस 0 डिग्री को ग्रीनविच मेरीटाइम बोलते हैं, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं। तो इसी से हम क्या करते हैं? वहाँ से समय निकालते हैं। साथ साथ में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो किसको बोलते हैं? 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। लेकिन वास्तव में 180 डिग्री को नहीं बोलते हैं। 180 डिग्री के समांतर एक रेखा गुजारी गई है, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अगर डिग्री में डायरेक्ट दे रखा उसने कि 0 डिग्री या 360 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो आप क्या कहोगे? 180 डिग्री। लेकिन वो कहेगा, अगर क्वेश्चन में है कि 180 डिग्री के समांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो वो सबसे शुद्ध आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देशांतर का उपयोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय गणना, स्थानीय समय गणना के लिए। तो 0 डिग्री को स्थानीय समय रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजारते हैं इसको, और वहीं से पूरे विश्व का टाइम ये आता है। तो आपने सुना होगा GMT, ग्रीनविच मेरी टाइम। तो GMT ये अंतर्राष्ट्रीय समय है, जबकि अपने भारत का समय IST में दर्शाया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उसको अलग है। तो हर देश का जो अपना क्षेत्रीय समय है वो अलग होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय समय होता है। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पूरे विश्व में आज जुड़ चुका है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ चुका है। तो प्रत्येक देश अलग अलग न रहकर आज क्या हो गया? एक परिवार हो गया है। तो पूरे परिवार को समय पता होना चाहिए। एक या फिर एक यूँ समझे कि गांव हो गया है, तो हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का क्या होना चाहिए? समय पता होना चाहिए। आज आपका दोस्त अमेरिका है, तो आप हर किसी भी वक्त कॉल करके नहीं पूछ सकते हो कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या पता वहाँ रात हो। तो उस समय का हमें ज्ञात हो कि किस देश में क्या समय हो रहा है, हमें किससे किस समय बात करनी चाहिए, किस समय किसका व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ व्यापार करना चाहिए। और समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई है, यात्रा वगैरह, परिवहन वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो उस चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का डिसीजन लिया गया, और वहाँ का रेखा का, उस रेखा का जो समय होता है उसी की तुलना पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों से गणना की गई। तो अगली कक्षा में हम समय गणना के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अक्षांश व देशांतर आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। अच्छी तरीके से आप इनके नंबर होते हैं वो याद करें, इनकी जो विशेषताएं हैं उन पर विशेष ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।